हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये एचपी पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ के लिए बनाई गई है, जिसमें आपको एचपी पटवारी के जितने भी पुराने एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें जो क्वेश्चंस आए थे उनको सोल्व कराया जाएगा और उन क्वेश्चंस की सब्जेक्टिव एनालिसिस आपको करवाई जाएगी। इट मीन्स कि वो क्वेश्चंस कहाँ से कैसे आया था, उन क्वेश्चंस को आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि अपकमिंग जब भी पटवारी का एग्ज़ाम आए आपको एक आइडिया बन जाए कि उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, कौन से ऑप्शंस को निगलेक्ट करना है और कौन से ऑप्शंस को आपने राइट टिक करना है। ये वीडियोस आपको डिफरेंट सेक्शंस में मिलेंगी। आज की जो सेक्शन है वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जीके और जीएस की सेक्शन है, जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस आपको सोल्व कराए जाएंगे इसमें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि निम्न में से कौन सी धातु मोबाइल फ़ोन की बैटरी में मुख्यतः इस्तेमाल होती है। इस जनरल साइंस के क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए में आपको दिया है तांबा, ऑप्शन बी में आपको दिया है जिंक, ऑप्शन सी में आपको दिया है निकेल और ऑप्शन डी में आपको दिया लिथियम। तो निकिल और तांबा जो है ना, ये तो प्योर मेटल में काउंट होते हैं, जिनको प्योर मेटल माना जाता है, जिनके और बड़े सारे काम इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर डिफरेंट टाइप के जो काम होते हैं मेटल इंडस्ट्री में वो किए जाते हैं। लेकिन ये जो जिंक है ना, जिसका एटॉमिक जो सिंबल होता है वो Zn, इसका भी लिख देते हैं इसका Cu, निकिल का Ni और लिथियम का Li। तो ये जो जिंक है ये यूज़ किया जाता था मतलब जब आपकी लिथियम वाली बैटरीज अभी यूज़ में नहीं आई थी तो जिंक का यूज़ किया जाता था। तो जब जिंक के बाद में लिथियम की बैटरी का यूज़ किया जाने लगा, तो इस बैटरी की सबसे जो खास बात थी वो ये थी कि इसको रिचार्जेबल बनाया गया, कि इसको चार्ज किया जा सकता था। तो अब आप देखते हैं कि आपके फ़ोन में जो बैटरी होती है उसको हम जब वो ख़त्म हो जाती है चार्जिंग पे लगाते हैं, फ़ोन फिर से रिवाइव हो जाता है, आपका चार्ज हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिथियम बैटरीज, जिसमें लिथियम आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार निम्न में से कौन सा है। अब देखिए डिफरेंट टाइप की खेलों में ना अलग टाइप के पुरस्कार आपको दिए जाते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य से आप देख पा रहे होंगे कि ये कोई ऐसी चीजों से रिगार्डिंग है जिसमें कोई टैलेंट हो, है ना। साहित्य जैसे कल्चर है हमारा, साहित्य लिटरेचर है, तो उसके रिगार्डिंग जो पुरस्कार आपको दिए जाते हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार बोला जाता है। उसके बाद में दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य ये जो पुरस्कार है ये कोच को दिया जाता है, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। उसके बाद में अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है तीरंदाजी में, क्योंकि अर्जुन जो था ना वो तीरंदाजी में माहिर था, है ना। मछली की आंख देख ली थी उसने जब स्वयंवर हुआ था द्रौपदी का, तो बोला था कि एक तेल का कटोरा रखा था, उसमें देख के मछली की आंख को मतलब निशाना बनाना था, और वो जो मछली थी वो घूम रही थी, तो तब भी अर्जुन ने उसके ऊपर निशाना लगा दिया था। दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है ये फिल्म इंडस्ट्री से है, ये फिल्म इंडस्ट्री का पुरस्कार है। तो ये हाल ही में ये दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को 24 में। लास्ट टाइम जो मिला था ये मिला था मिथुन चक्रवर्ती को, जो आपके हीरो हैं जो आई एम ए डिस्को डांसर करते हैं वही। तो ये जो पुरस्कार मिला था ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। उसके बाद खेल प्रशिक्षण। अब खेल प्रशिक्षण वर्ड से आप क्या समझ पा रहे हैं। खेल प्रशिक्षण वर्ड का मतलब है कि खेल को सिखाने के लिए, कि जो खेल को सिखा रहा है। तो सिखाने में देखो कोच मैंने यहाँ पे लिखा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोच, तो इसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षण में, कि जो कोच बढ़िया परफॉर्म करता है, जिसके प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं जब उनकी कंपटीशन होता है तब उन कोच को दिया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 29 मई 2016 को IPL 9
प्रतियोगिता किस टीम में जीती? तो हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लेंगे इसमें। तो ये जो कलकत्ता नाइट राइडर्स हैं, केकेआर, ये शाहरुख खान की टीम है। तो ये 2 बार जीती थी। ये जीती थी एक बार 2012 में और एक बार जीती थी 2018 में। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये बहुत सारे लोगों का सपना था कि एक दिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल जीतेगी। तो ये जीती थी आपकी 2025 रिसेंटली, जो 3 जून को फाइनल हुआ था। 3 जून के फाइनल में जीती थी आपकी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी, है ना। बड़े सारे गाने बने हैं इस पे कि आरसीबी पता नहीं कब जीतेगी। उसके बाद में किंग्स 11 पंजाब, ये अभी तक एक बार भी आईपीएल नहीं जीते हैं। और जो आपका आंसर पूछा गया है कि 29 मई 2016 को, तो ये जीती थी आपकी सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अभी रिसेंटली जीती है 2025 में, है ना। तो इसी टीम को, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने हराया था 29 मई 2016 को। 29 मई 2016 का जो आईपीएल फाइनल हुआ था ना, वो हुआ था आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। और उस टाइम पे आपकी सनराइजर्स हैदराबाद जो थी वो जीत गई थी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये अगेन जनरल साइंस का क्वेश्चन कि मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो पाचन की प्रक्रिया, वैसे तो जब नॉर्मल क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता था ना, तो आप लिखते थे कि मुख। मुख, अब मुख का मतलब है यहाँ पे मुंह, कि पाचन की प्रक्रिया मुंह से स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ चबाना आपने स्टार्ट कर दिया, तो जहाँ से आप चबाना स्टार्ट करते हैं ना, उसी टाइम पे इस बाइट के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मुख के अंदर सलाइवा होता है, लार जिसको बोलते हैं, तो वो ऐड होना स्टार्ट हो जाता है और वो खाने को नरम बनाता है। तो वो सारी प्रोसेस आपकी डाइजेशन में गिनी जाती है। तो ग्रास नली तो वो है जहाँ से भोजन आपका, ये ग्रास नली वो है जहाँ से भोजन जब आप ग्रहण करते हैं तो ग्रास नली के थ्रू आपके पेट तक जाता है। अब मुख गुहिका, जिसको बोला जाता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ये आपका जो पोर्शन है, ये जबड़े के पोर्शन को दिखाया गया है कि अंदर। तो मुख के बाद में जो इसका आंसर होता है वो मुख गुहिका ही होता है ना। वैसे भी मुख दिख रहा है। ग्रहणी जो है ये आपका एग्जिस्ट करता है अमाशय और आंत के बीच में। अमाशय और आंत के बीच का जो पार्ट है उसको बोला जाता है ग्रहणी। और अमाशय तो आप सब जानते ही हैं, जिसमें आपके फूड में ना मतलब डिफरेंट टाइप के एसिड्स ऐड होते हैं, जैसे HCl ऐड होता है बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए। तो जो पाचन की प्रक्रिया वो एक्चुअल में स्टार्ट हो जाती है आपकी मुख गुहिका से या बक्कल कैविटी से। निम्नलिखित वायुमंडल की परतों को पृथ्वी की सतह के ऊर्ध्वाधर अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसा कि आप इसमें ऑप्शंस देख पा रहे हैं, तो इसके जो सही ऑप्शंस हैं उनको हम एक बार में लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर इसको अरेंज करके ले लेंगे। तो सबसे पहले आपका जो आता है वो आता है क्षोभमंडल। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है समताप मंडल। तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आता है मध्य मंडल। और फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है बाह्य मंडल। देखने से ही पता लग रहा है कि बाह्य मंडल मीन्स बाहर ही होगा कुछ। तो इस प्रकार से इनका क्रम आपको देखने को मिलता है। जो क्षोभ मंडल है वो होता है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। फिर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद में मीजोस्फियर और इसको एक्सोस्फियर।
अब क्योंकि आपके यहाँ इस क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शंस गिवन है, इनके बीच में भी एक लेयर आती है जिसको बोला जाता है थर्मोस्फेयर। तो क्योंकि आपके ऑप्शन में दिया नहीं गया था तो मैंने इसको ऐसे अरेंज करा दिया आपको। ठीक है जी। तो अब आप देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन में क्षोभ मंडल जहां भी आपको दिखेगा वो आपका राइट आंसर। सेकंड में समताप मंडल, क्षोभ मंडल 2, 3 एंड देन मध्य मंडल। मध्य मंडल आपका कहाँ है 1 और फोर्थ। तो ये सी ऑप्शन में आपको ये अरेंजमेंट दिख रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपको दिखाया गया कि कंप्यूटर की भाषा इनमें से कौन नहीं है। कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या कर सकता है, विच कैन रीड एंड राइट with high accuracy. Computer is an electronic device which can read and write with high accuracy. मतलब कि जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, लेकिन कैसे, बिल्कुल सटीकता से, ठीक ही होगा जिसका। तो कंप्यूटर की अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, भाषाएं जिनको बोला जाता है। तो ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि जो कंप्यूटर की बेसिक, बिल्कुल कंप्यूटर की भाषा है C++, कंप्यूटर की भाषा जावा कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और नेक्स्ट पेंट ब्रश। पेंट ब्रश जो है वो एक इक्विपमेंट है जो आपका कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसमें पूछा है कि कौन से अधिवेशन में, तो ये जो अधिवेशन था ये लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और ये किसने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज का मतलब कि पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, किसी का मीन्स कि अंग्रेजी सरकार का कोई इंटरफेरेंस अपनी पार्लियामेंट में नहीं चाहिए। हमने पूरी प्रकार की आज़ादी हम लोगों को चाहिए। तो इस जो अधिवेशन था इसमें ही जो पंडित नेहरू थे उनको कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो पंडित नेहरू को इसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट चुने गए थे वो, और उनके ही प्रतिनिधित्व में ये पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में हुई थी। ये 1929 की घटना है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जैसा कि देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा है स्तनधारियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगेन ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है और स्तनधारियों के बारे में पूछा है। तो स्तनधारी वो लोग जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, है ना, मैमल्स जिनको बोला जाता है। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये मैमल्स के बारे में पूछा है कि उनके बारे में कौन सा जो फैक्ट है वो सही नहीं है। तो इनमें से हम जो देखेंगे कि जो सही होंगे वो ढूंढेंगे और जो एक होगा वो गलत होगा उसको राइट आंसर टिक करेंगे। देखो बोला कि शरीर पर बाल वाले होते हैं, बिल्कुल जी शरीर पर बाल वाले होते हैं। उनमें से कुछ अंडे देते हैं, बिल्कुल उनमें से कुछ अंडे देते हैं। जैसे अभी एकिडना जिसे बोला जाता है, एकिडना ये जानवर होता है एंट ईटर। एंट ईटर मीन्स चींटियां खाने वाला। लंबी चोंच होती है इसकी, बतख की तरह चोंच होती है, और ये अंडे भी देता है और दूध भी पिलाता है। स्तनधारी भी होता है और दूध भी पिलाता है। तो जब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन सी, तो सी ऑप्शन में आपको दिया है कि उनका हृदय 3 कक्षीय होता है, मीन्स 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट आपका 3 कक्षों वाला हार्ट आपको पता है कि ये होता है आपका मेंढक, फ्रॉग और सांप। इन टाइप के जानवरों का, स्नेक एंड फ्रॉग, इन टाइप के जानवरों का आपका 3 कक्षीय हार्ट या 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कुछ
तो जैसे बोला कि उनका हृदय, अब स्तनधारियों के लिए इनका तो मतलब ही कोई पैदा नहीं होता कि दूध पिलाएंगे, है ना, प्योरली पता है अंडे देते हैं। तो ये स्तनधारियों के लिए गलत फैक्ट हो गया। उसके पास कुछ जलचर होते हैं, जलचर जो जल में रहते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल है आपके पास सील, समुद्री सील, है ना, ऊद बिलाव, ऊद बिलाव। तो ये क्या करते हैं, ये जलचर होते हैं ये। तो ये भी ठीक है। तो जो ऑप्शन सही नहीं है वो है सी, उनका हृदय तीन कक्षी नहीं होता, उनका हृदय 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है उनका। जो स्तनधारी हैं उनका जो दिल होता है वो 4 कक्षीय होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह शहर सिंधु घाटी सभ्यता में था? ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया कि कौन सा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह था। अब बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पे सी पोर्ट जिसको बोला जाता है, सी पोर्ट, ये बेसिकली जो समुद्री तट होते हैं आपके, और वहाँ पर सामान को उतारा जाता है। अब मोहनजोदड़ो आपको पता प्लेन शहर था एक, मोहनजोदड़ो एक शहर था, है ना। हड़प्पा अगेन एक शहर था, आसपास कोई समुद्र नहीं है। कालीबंगा शहर, और लोथल आपका ये है गुजरात वाला एरिया। ये जो मोहनजोदड़ो है ये मतलब इसके आसपास कोई समुद्री तट नहीं है, तो इसका आंसर आपसे सिर्फ बंदरगाह पूछा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोथल, जो गुजरात में स्थित था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो आपके पास ऑप्शंस दिए हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो ये राइट ऑप्शन है। बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां, जैसे ये अगर हम मैप देखेंगे इंडिया का, तो कुछ इनमें से, जैसे बी ऑप्शन में आपको कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, तो नर्मदा जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, ताप्ती बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा, अगेन नर्मदा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अब इसने बोला है कि एक ग्रुप बताना है आपको, समूह बताना है जो पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी में गिरता हो। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ 2 नदियाँ आपकी, अगर आप डिटेल में देखेंगे इसको तो यहाँ आपका अरब सागर है, इस तरफ आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो जो आपकी ये 2 नदियां हैं इनमें से एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती, नर्मदा नदी और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं दोनों। और बाकी जो आपको दिखाई जा रही हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये यहाँ से, ये ब्रह्मपुत्र इंडिया के बाहर से, है ना, आती है और ऐसे आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद में गंगा उत्तराखंड से आएगी, है ना, इस रूट को फॉलो करेगी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपके पास यहाँ पे जो है गोदावरी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसके अलावा कृष्णा अगेन बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो जो 2 नदियाँ हैं वो आपके अरब सागर में गिरती हैं। तो जिनमें ऑप्शंस में, जैसे ये नर्मदा ऑप्शन कैंसिल हो गया, ताप्ती ऑप्शन कैंसिल हो गया, नर्मदा ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी इन नदियों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने के लिए इसके क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके जो भी आपको इसके रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। तो उसमें आपको डिटेल में इन नदियों के बारे में भी बताया जाएगा और इन नदियों की सहायक नदियों के बारे में भी बताया जाएगा, प्रॉपर आपको नदियों के रूट करवाए जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।